नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बताया अधिकार क्षेत्र का मामला। कहा मिलनी चाहिए मुलाकात की अनुमति। गिरफ्तारी के तरीके पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री का फैसले पर संतोष। रक्षा मंत्री ने बताया कानून की जीत। विपक्ष की भारत लाने की मांग, तो पाकिस्तान ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नकारा। जीएसटी परिषद में अधिकतर वस्तुओं की दरें तय। चाय, चीनी, कॉफी और खाद्य तेल में 5% टैक्स। साबुन और टूथपेस्ट पर 18% कर। तीन तलाक पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय, काजियों को जागरूक करने की जरूरत। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नर्मदा के किनारे कल होगा अंतिम संस्कार। और आइए देखते हैं पहली खबर। कुलभूषण जाधव केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत को शुरुआती कामयाबी मिली है। कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को सजा पर अमल न करने की जानकारी देने को भी कहा है। अदालत ने पाकिस्तान की दलील को खारिज करते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को वो फैसला सुनाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। अदालत ने भारत की दलील मंजूर करते हुए आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया। Under the present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कहा है कि वो कुलभूषण जाधव की सुरक्षा और मौत की सजा पर अमल न करने की जानकारी दे। अदालत के मुख्य न्यायाधीश रॉनी अब्राहम ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक अदालत कुलभूषण जाधव के मामले पर नजर रखेगी। Any reservations contained in the declarations made by the parties under Article 36, Paragraph 2 of the statute cannot impede the court's jurisdiction specially provided for in the optional protocol. Thus, the court need not examine these reservations. कोर्ट ने कहा कि वियना संधि में शामिल होने के कारण भारत की कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को पाकिस्तान को स्वीकार करना चाहिए था। The acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, Paragraph 1 of the Vienna Convention, which, inter alia, guarantees the right of the sending state to communicate with and have access to its nationals in the custody of the receiving state. विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि श्री जाधव के जो अधिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का जो वायलेशन और श्री जाधव के अधिकारों का जो वायलेशन, उसका हनन जो पाकिस्तान ने किया, उसको सही करने की दिशा में ये पहला ज़रूरी कदम है। इससे पहले सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत और पाकिस्तान ने अपना अपना पक्ष रखा था। भारत ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया था। वहीं पाकिस्तान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस न देने को वियना संधि का उल्लंघन करार देते हुए सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आए फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। बीजेपी ने इसे देश की जीत बताया तो कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान पर अब जाधव को सुरक्षित वहां से वापस लाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से देश भर में खुशी का माहौल है। देश के तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। Person is allegedly accused. He has a right of effective defense. Because unless that right of effective defense is exercised, the proceeding doesn't inspire the confidence of fairness. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अदालत का फैसला बाध्यकारी है और इस फैसले से तय हो गया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको जाधव जी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाए। बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक इस फैसले से सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। Compliment the team of our foreign mission and the foreign ministry led by Sushma Swaraj ji, because the commitment was given in the parliament that India will do everything Jadhav's case. इधर कांग्रेस ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पर अदालत के फैसले का सम्मान करने का दबाव बनाना जरूरी है। इसका हम स्वागत करते हैं, पर अभी ये लड़ाई लंबी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान इससे एक संदेश लेगा और आने वाले समय के अंदर जो कहा गया अदालत के द्वारा उसको अमल करेगा। सीपीआई के डी राजा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब जाधव की सुरक्षित वापसी की कोशिशें होनी चाहिए। इट इज अ वेरी वेलकम डिसीजन given by International Court of Justice, and as a political party we all wanted Mr. Jadhav not to be hanged and not to be executed, and he must be brought back to the country. इस बीच महाराष्ट्र के पवई में कुलभूषण जाधव के घर भाई देने वालों का तांता लग गया। स्थानीय लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। उसका कहना है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. तो हेग के आज के फैसले और उसके बाद आगे के रास्ते और विकल्पों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता साहब हैं। स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हेग ने, मैं कहूँ कि एक अंतरिम राहत भारत को मिली है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान के विदेश विभाग का हमने जो बयान सुना, रास्ता किधर जाता हुआ दिखेगा? देखिए, पाकिस्तान की दलील तो ये रखी थी इन्होंने आईसीजे के सामने और उस दलील को रिजेक्ट कर दिया। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक और मॉरल विक्ट्री है और साथ ही पाकिस्तान को बहुत बड़ा स्नब है। आईसीजे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इनको स्नब मिला क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर सवाल उठाए गए। कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी गई, इसके बारे में जो है वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो एक तरीके से मैं देखता हूँ कि अगर बड़ी पिक्चर को देखें तो पाकिस्तान ने अपने को एक्सपोज कर दिया कि एक बनाना रिपब्लिक समान है जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। झूठ बोल के शुरू से ही इनके केस में कोई तथ्य तो है नहीं। एक जर्मन डिप्लोमेट ने ऐसा बताया था कि ईरान में
तालिबान ने अरेस्ट करके, किडनैप करके और हैंडओवर किया था इनको हैंड ओवर कर दिया, इनको आईएसआई को बेच दिया था। और फिर उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में अरेस्ट किया। तो इनके केस में कोई तथ्य नहीं है, कोई हमको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी, और ये आईसीजे के कोर्ट जजमेंट ने सारा इसको साफ कर दिया है। लेकिन सर, अभी एक अंतरिम राहत है। पाकिस्तान अगर इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहा है, अंतरिम राहत का जो फैसला है उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है, तो फिर आगे का रास्ता होगा क्या? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगर पाकिस्तान एक के फैसले को नहीं मानता है तो फिर भारत के सामने विकल्प क्या है, राजनयिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कानूनी तौर पर? देखिए, पाकिस्तान तो लॉजिकल काम कर ही नहीं रहा है। अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या हुआ। पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई और पाकिस्तान ने अपने को एक्सपोज करवा दिया। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसा करे जो आप कह रहे हैं। मैं इसको पाकिस्तान के बियॉन्ड नहीं समझता हूँ, और उस वक्त हमारा विकल्प हमको उस वक्त डिसाइड करना पड़ेगा, और हर तरीके का विकल्प हमारे लिए खुला है। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमको जारी रखना है, और पाकिस्तान को लगना चाहिए कि आईसीजे का जजमेंट अगर हमारे फेवर में होता है, जो कि जिसकी बहुत उम्मीद है, और आईसीजे ने जुरिस्डिक्शन के बारे में तो साफ जाहिर कर दिया है कि उनका जुरिस्डिक्शन है। वियना कन्वेंशन का बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है, तो उसमें जो है इंडिया की अपील बिल्कुल जायज़ है। तो अगर पाकिस्तान ने जो अल्टीमेट जजमेंट अगर हुआ हमारे फेवर में और उसको नहीं माना, तो हर तरीके के हमारे को विकल्प खुले रखने चाहिए इस वक्त में। क्योंकि जिस लेवल तक भारत सरकार इस मामले को ले गई है और जिसकी शुरुआती पहले कदम पर सफलता मिली है, कई जानकार आज ये बयान दे रहे हैं या फिर वो सोशल साइट पर भी लिख रहे हैं कि राजनयिक संबंधों को तोड़ना अगला कदम हो सकता है। अगर वो फैसले को नहीं मानता, सुरक्षा परिषद में जाकर भारत इसके खिलाफ अपील कर सकता है या पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करता है। आमतौर पर मैं समझना चाहूँगा, जब एक कंट्री इस तरीके के फैसले उसके पक्ष में होते हैं और कोई दूसरा देश अगर उनको मानने से इनकार करता है, तो विकल्प क्या बेहतर है? और जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, तो भारत के सामने क्या बेहतर रास्ता होगा? देखिए, जब ये ऐसा मौका आता है, उस वक्त में जो है हमको सोचना पड़ेगा एक एंटायरिटी में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और जो भी विकल्प हैं उनको हमें अच्छी तरह से एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि हर विकल्प की कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट सुनना चाह रहा था कि क्या वो फैसले होंगे या क्या वो रास्ते हैं जहां पर भारत के लिए नुकसान का उसका अगर लाभ ये ज्यादा हो? फर्ज करें कि सिक्योरिटी काउंसिल में इसका इशू ले जाया जाए, तो उसके भी अपने नेगेटिव पहलू भी होते हैं कि हम नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान की जो डिस्प्यूट है या इन इश्यूज़ को हम जो है अगर हम इस माध्यम से भी ले जाएं, लेकिन बाद में बड़े बड़े इश्यूज़ जो इंडिया पाकिस्तान का बड़ा इशू है, कश्मीर इशू है, वो सब उसको इंटरनेशनलाइज हो जाता है। तो क्या पाकिस्तान यही सब समझकर इस पूरे मामले को कोर्ट में जो रिप्लाई किया उसको आगे बढ़ाना चाहता है? एक जो तथ्य सामने आ रहा है, नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो एक मिसकैलकुलेशन हो गई उनके हिसाब से। पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि आईसीजे में इंडिया ले जाएगा और इतना स्ट्रांगली आर्ग्यू करेगा। उनको ऐसा लगता था कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से वो ये कह देंगे कि आईसीजे का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर आईसीजे में बात गई भी। और ये जो आज का फैसला हुआ है, इसको पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। नहीं तो अगर ये सोचते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऐसा स्टेप नहीं लेता। और जब इस तरह का अंतरिम आदेश हो और ख़ासतौर पर मैं कहूँ कि काउंसलर एक्सेस की बात कोर्ट ने कही हो, क्या अब इसकी उम्मीद बनती है, या फिर मैं कहूँ कि जो बातें आज कोर्ट में कही गई हैं या फिर जिस तरह का डायरेक्टिव्स है उस पर पाकिस्तान अमल करने की कोई उम्मीद आपको दिखती है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक काउंसलर एक्सेस नहीं दी, तो अभी क्योंकि कोर्ट का जो उनका प्रोसेस है वो तो उनके हिसाब से कंप्लीट हो गया है। वो ये मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा मिलिट्री कोर्ट का प्रोसीजर है, उसमें हमको कोई भी काउंसलर एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, चार्जशीट देने की ज़रूरत होती है। तो वो उसको बारे में मेरा ख्याल है कोई बदलाव नहीं करेंगे। कोई बदलाव नहीं करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर।
जीएसटी परिषद की बैठक में आज दरों पर अहम फैसला हुआ। 1211 वस्तुओं में से 6 को छोड़कर सबकी दरें तय हो गई। चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल और कोयले पर 5% टैक्स होगा। दूध को जीएसटी से बाहर रखा गया है। हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट पर 18% टैक्स होगा। परिषद ने 7 नियमों को मंजूर कर दिया है और बाकी 2 नियमों पर विचार हो रहा है। कल छूट वाली वस्तुओं पर भी विचार होगा। श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक के पहले दिन वस्तुओं की कर दरों पर विचार हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई बैठक में 90% तक वस्तुओं पर कर की दरें तय हो गई हैं। हर दिन काम में आने वाली चीजों को 5% वाली श्रेणी में रखा गया है। कुछ राज्यों ने रेशमी धागे, पूजा सामग्री और हथकरघा सामानों पर छूट की मांग की। जीएसटी के अंदर 5, 12, 18 और 28% की दरें तय की गई हैं। There are different categories, particularly the luxury vehicles will attract the cess also which goes into the compensation pool. So depending upon the size and this, there is a detailed, when the items are released to you on the net, you can go through those. इस बीच जीएसटी को जम्मू कश्मीर में लागू करने पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में जीएसटी को लागू करने के लिए बदलाव का वादा किया। राज्य के वित्त मंत्री हसीब दारवू ने कहा कि जीएसटी से जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। स्टेट्स जो इंपोर्टिंग स्टेट्स हैं जैसे जेएंडके है, उनको काफी फायदा होगा। हमें अपनी जगह ये एस्टीमेट है कि जीएसटी से 1500 से 2000 करोड़ तक हमको टैक्स रेवेन्यू में फायदा आएगा। आम आदमी के लिए प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे इस अगले 3-4 साल में। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इससे पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे वर्तमान के 16 तरह के कर खत्म हो जाएंगे। जीएसटी को सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। रूस ने इसे 1991 और चीन ने 1994 में लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 6 दिन तक सुनवाई कर सभी पक्षों की दलीलें सुनी और कोर्ट की संवैधानिक पीठ छुट्टियों के दौरान इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 3 तलाक के कानूनी पहलू पर चल रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 6 दिन की सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर दोहराया कि निकाह कराने वाले काजियों को 3 तलाक के समय निकाहनामे में शर्त डालने के बारे में जागरूक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर निकाहनामा है और निकाहनामा में जो भी सही जितनी बातें आप लोग चाहते हैं वो निकाहनामा में लिख क्यों नहीं देते हैं, और अगर ऐसा निकाहनामा आप बनाते हैं और उसको सभी काजियों को भेजते हैं जो विवाह कराते हैं, शादी कराते हैं, तो फिर ये जो कुंठा है महिलाओं की, कुछ महिलाओं की कुंठा है, वो दूर हो सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस तर्क को खारिज किया कि 3 तलाक को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह सदियों से चला आ रहा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं था और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अगर 3 तलाक को अवैध करार दिया जाता है तो मुसलमानों में विवाह और तलाक के लिए नया कानून बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में कमी नहीं आ रही। कर्ज के बोझ और अधिकारियों की बेरुखी के चलते किसान जान देने को मजबूर हैं। बठिंडा समेत पूरे राज्य में पिछले 2 महीनों में 35 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। बठिंडा में कर्ज के बोझ में दबे एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। लेहरा खाना गांव के रहने वाले जगजीत सिंह ने खेती के लिए सरकारी बैंक और आढ़ती से करीब 8 लाख रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन वो खराब माली हालात के चलते कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। परेशानी का कोई हल नहीं देख उन्होंने रेलगाड़ी के नीचे आकर जान दे दी। 8-10 लाख रुपया इन्हें कर्ज लिया सीगा। मानसिक तौर पे मतलब कर्जे के बोझ के थले आके थोड़ा अपसेट जा रहने लग गया। मृतक किसान के परिवार वालों की मांग है कि पीड़ित परिवार का मुआवजा और कर्ज माफ किया जाए। ਇਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕੁਛ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ मरना है। इसी इलाके में गांव लहरा बेगा के रहने वाले किसान जसवंत सिंह ने 9 दिन पहले जहर खाकर जान दे दी थी। वो अपनी जमीन के मुआवजे के लिए बार बार
पटवारी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर निराश होकर मौत को गले लगा लिया। तब से परिवार और किसान यूनियन के लोग आरोपी पटवारी की गिरफ्तारी, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। कि साडा सख्त स्टैंड है, स्पष्ट साफ है। परिवार ने भी साफ तरह कहता जिन्ना चਿਰ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। गुरुवार को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। पंजाब में पिछले 2 महीने में 35 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। राज्य के मालवा इलाके में ही 17 किसान कर्ज के चलते जान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना में शामिल होने के लिए 2 तोपें गुरुवार को भारत पहुंची। इन तोपों को अमेरिकी कंपनी BAE ने बनाया है। राजस्थान के पोखरण में इनका परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें सेना में शामिल किया जाना है। ये तोपें काफ़ी हल्की हैं और करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। पिछले साल 30 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच 145 mm 777 की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली में आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनके सम्मान में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। अनिल माधव दवे के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने गहरा दुख जताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने अनिल माधव दवे के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल माधव दवे के निधन को निजी नुकसान बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अनिल माधव को एक समर्पित जनसेवक के रूप में याद किया जाएगा। Very quiet, very simple, very articulate, and above all, the finest human being. It's a great loss to the government, to the party, to the people of the country, particularly people of Madhya Pradesh. उनके निधन से हमने एक कुशल संगठक, नदी संरक्षक, पर्यावरणविद और एक ऐसा नेतृत्व जो देश के लिए समर्पित था खोया है। उनका जाना देश की, प्रदेश की अपूरणीय क्षति है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अनिल माधव दवे के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। मैं उनके निधन पर मुझे दुख भी है, अफसोस भी है, और उनकी उम्र भी कुछ नहीं थी, तो इस आघात को सहने की ताकत उनके परिवार को मिले, इसकी मैं कामना करता हूं। हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो शोक संतप्त परिवार है और उनके जो ईष्ट मित्र निकट के लोग हैं उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। अनिल माधव दवे मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य थे। राज्य ने उनके सम्मान में 2 दिन का शोक व्यक्त किया है। नर्मदा के तट पर शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। पर्यावरण मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को अभी 1 भी साल पूरा नहीं हुआ था। वो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम के सदस्य भी थे। नर्मदा नदी बचाओ अभियान में अनिल माधव ने बहुत काम किया। 6 जुलाई 1956 को उज्जैन के भदनगर में जन्मे अनिल माधव दवे को हमेशा जुझारू लोक सेवक के तौर पर याद किया जाएगा। पर्दे पर अक्सर मां की भूमिका निभाने वाली जानी मानी अदाकारा रीमा लागू को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। 59 साल की रीमा लागू ने कल रात सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आज सुबह 3:15 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने 4 दशक के करियर में हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया।
तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।